हेलो फ्रेंड्स, मैं जैक्सन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे कि बेसिकली क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री में, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए जिनसे आपका केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाए। देखिए, केमिस्ट्री को बहुत डरते हैं खास करके क्लास 11 में आने के बाद, ठीक है, क्योंकि समझ में आता है बहुत हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है, इमेजिनरी सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं, किसी ने एटम देखा नहीं, ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है। तो क्लास 10 तक जो है ना, बहुत ज़्यादा सोच सोच के बच्चे डर जाए रहते हैं, ठीक है। तो डरने का जरूरत नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। बहुत इजी तो नहीं है लेकिन इजी सब्जेक्ट है। आप थोड़ा सा मतलब अगर इसमें एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा सा अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, आपको साइंस का स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। उनके बारे में तो हम बेसिक बेसिक बातें ही आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियोस से फिर थोड़े टफ टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। तो आज बहुत इजी सा टॉपिक रहेगा, बहुत इजी चीजें, खाली डेफिनेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं, देखिए केमिस्ट्री तो बाद में आएगा, पहले तो आप साइंस के स्टूडेंट रहेंगे ना, पहले आप साइंस ब्रांच लेंगे तब उसमें जाके केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। तो पहले हम साइंस का डेफिनेशन समझते हैं, साइंस क्या होता है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं, आप इसको समझिएगा थोड़ा सा क्या होता है। देखिए, साइंस जो है ना, टू टाइप्स के होते हैं। साइंस जो है वो टू टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है नेचुरल साइंस और दूसरा होता है सोशल साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस में जो नेचर में जो चीजें होती है ना, जैसे कि राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, ठीक है, फ्रूट है ना, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, फ्रूट पक गया, कैसे पका, कौन सी चेंजेस वहां पे हुए, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी ग्रो कर गया, कैसे ग्रो किया भाई, क्या केमिकल्स है या क्या फिजिकल चेंजेस वहां पे हुआ या कौन से बायोलॉजिकल चेंजेस हुए, ठीक है। तो इनका स्टडी क्या कहलाता है, नेचुरल साइंस कहलाता है, ठीक है। मतलब ऐसा साइंस जिसमें हम नेचर में होने वाली चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, वो नेचुरल साइंस कहलाता है। नेचुरल साइंस में ही हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल साइंस का जो मेन ब्रांचेस है ना, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स और बायोलॉजी के बारे में आप अलग से देख लेना, ठीक है। हम यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो और बाकी सोशल साइंस में तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स है ना, इकोनॉमिक्स, ये सब आ जाते हैं। तो उनके बारे में तो वो अलग सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। सोशल साइंस जो है वो आर्ट्स वाले पढ़ते हैं उसको, हम तो नेचुरल साइंस के स्टूडेंट हैं भाई, ठीक है। तो नेचुरल साइंस के स्टूडेंट हैं तो वी हैव टू नो द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द साइंस और नेचुरल साइंस, ठीक है। तो नेचुरल साइंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नेचुरल साइंस का मतलब हो जाएगा स्टेप वाइज एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज अबाउट द नेचर, ठीक है। हमारे नेचर के बारे में स्टेप वाइज एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जो भी हम गेन करते हैं, दैट इज नोन एज द नेचुरल साइंस। तो साइंस का मतलब क्या हुआ, साइंस का मतलब हो गया स्टेप वाइज एंड एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। स्टेप वाइज और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू है ना, आपको रिसर्चेस के थ्रू जो नॉलेज मिलेगा ना, दैट इज नोन एज द साइंस, ठीक। तो उसी को हम लोग साइंस बोलेंगे। अब देखिए, आप अभी जिस क्लास में, वहां पे आपको जाके रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। जब आप अपने ये जो हिस्ट्रीज है, ये जो अभी हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द नेचुरल साइंस, ठीक है, कि नेचुरल साइंस में किसने, कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया है, उनके बारे में, कौन सी थ्योरी दी गई है, उनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। और जब आप इन थ्योरी को पढ़ के इसके मास्टर हो जाएंगे ना, तब आप रिसर्च करेंगे, तब आप साइंटिस्ट बनेंगे, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हमको पढ़ना है, तो बहुत ईजी से है, ठीक है। नेचुरल साइंस का मतलब क्या हुआ, स्टेप वाइज एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ऑफ द नेचर इज नोन एज द नेचुरल साइंस। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब उस नेचुरल साइंस में हमको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है। डोंट बी स्कैर्ड, है ना, आपको डरना नहीं है, डरिए मत, ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेंगे आप और मैं दोनों मिलके, ठीक है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का डेफिनेशन ही समझ लेते हैं, केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी बात करेंगे। तो केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस, मैं यहाँ पे सिर्फ साइंस लिख दिया हूं, आप समझिए कि नेचुरल साइंस है, ठीक है। केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर,
ठीक है। अब देखिए लोअर क्लासेस में क्लास 9 में स्पेशली आपने पढ़ा है कि होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। को हमारे यूनिवर्स का हर चीज, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो मैटर नहीं है, ठीक है। तो जो भी चीज हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील मतलब अब फीलिंग नहीं, मतलब वो अब कोई स्माइल कर दिया, कोई इमोशंस को छोड़ के जो भी फीलिंग होती है, ठीक है। जैसे आप कोई टच कर दिया, तो टच करेगा तो कोई ऑब्जेक्ट का टच है ना, वो तो उस ऑब्जेक्ट के टच को, है ना, टच को बोल सकते हैं हम, उसको फील कर सकते हैं, दैट इज मैटर, ठीक है। तो अब ये जो केमिस्ट्री है ना, उसी मैटर के स्टेट के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डील करता है। जो साइंस का वो ब्रांच जो मैटर के स्टेट कि उसका स्टेट क्या है, वो कौन से स्टेट में, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके पार्टिकल्स कैसे हैं और उन पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर क्या है, वो आपस में कैसे मिले हुए हैं, इनका जो स्टडी करने वाला साइंस है उसको क्या बोला जाता है, केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ टेनी पार्टिकल्स, ठीक है। टेनी पार्टिकल्स में भी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का ये क्या है, साइंस है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ टेनी पार्टिकल्स, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स का साइंस है, जो छोटे पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी से है यहाँ पे डेफिनेशन, या फिर ये डेफिनेशन तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। It is science not so much of 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री जो है वो मॉलिक्यूल्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन का साइंस है, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग में मैं भी बताया है ना, साइंस ऑफ टेनी पार्टिकल्स, तो एटम, साइंस और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके डेफिनेशन हो गए हैं, ठीक है। आप डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि किसी भी चीज का जो बेसिक होता है ना, वो होता है डेफिनेशन, और अगर आपको डेफिनेशन आता है तो आपको बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन के बारे में। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या केमिस्ट्री अभी डेवलप हुआ है, अभी मतलब यही 200-300 साल पहले में, है ना, 200-300 ईयर्स एगो, जब से हम डाल्टन को जानते हैं, 1600, है ना, क्या हो जाएगा, एडी, ठीक है, 1600 एडी में वो आया है। तो क्या वहीं से चालू हुआ या फिर लेवोजियर के टाइम से ही शुरू हुआ, ऐसा कुछ है क्या केमिस्ट्री का, या हिस्ट्री में भी केमिस्ट्री हो, मतलब हिस्टोरिकल टाइम पे, है ना, इन एंशिएंट टाइम में भी हिस्ट्री का कुछ एंटिटी था कि नहीं था, कि बस अभी लेवोजियर आया और उसके बाद केमिस्ट्री एक ब्रांच स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं कि क्या होता है, कि ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री जो है अभी 200-300-400 साल पुराना है, ये एंशिएंट टाइम में भी था। इवन दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन, द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसका फर्स्ट सिविलाइजेशन माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। उस टाइम पे भी केमिस्ट्री जो है वो था, और उस टाइम के लोग जो है वो केमिकल्स का यूज करते थे। कैसे, अब हड़प्पा के बारे में तो अभी सभी लोग पढ़े हैं, वहां पे जो व्हाट वाज द स्पेशलिटी, क्या था भाई उसकी स्पेशलिटी, अर्बनाइजेशन, है ना, अर्बनाइजेशन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द स्पेशलिटी ऑफ दैट सिविलाइजेशन। तो अब वो अर्बनाइजेशन कैसे हुआ था भाई, उन्होंने वहां पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था, वेल अरेंज्ड, उनकी जो कॉलोनीज थी वो वेल अरेंज्ड थी। तो उनको बनाने के लिए उन्होंने किसका यूज किया था, दे यूज्ड जिप्सम सीमेंट, ठीक है, जिप्सम सीमेंट का यूज किया उन्होंने। तो अब जिप्सम सीमेंट तो ऐसे किसी पेड़ से तो फला नहीं होगा, है ना, उसको बनाए होंगे वो लोग, जिप्सम में कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मिक्स करके, तो वहां पे केमिस्ट्री था, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि द सिटीजन्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वेर नोन अबाउट द केमिस्ट्री, ठीक है, दे न्यू अबाउट द केमिकल्स, ठीक है। इसके अलावा दे वेयर ऑर्नामेंट्स, वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे। अब ऑर्नामेंट्स पहनते हैं मतलब उनको बनाए होंगे ऑर्नामेंट्स को वो लोग, तो दे नो अबाउट द मेटलर्जी, ठीक है। उस समय कॉपर के ऑर्नामेंट्स का ज्यादा यूज था, लेकिन उसके अलावा गोल्ड और सिल्वर भी था, ठीक है। आयरन नहीं जानते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो सिटीजन्स थे, दे डिडंट नो अबाउट द आयरन, दे न्यू अबाउट द कॉपर एंड गोल्ड, ठीक है, दे न्यू अबाउट दैट मेटल्स, ठीक है। तो मेटलर्जी उनको आता था,
ठीक है। अब उस टाइम से चला आ रहा है, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसमें हम चरक संहिता ले सकते हैं, सुश्रुत संहिता ले सकते हैं। चरक संहिता में तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, ठीक है, कॉपर के सल्फाइड कैसे बन सकते हैं, ऑक्साइड्स कैसे बन सकते हैं, इनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक नागार्जुन करके भी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी है, मैं बुक का नाम भूल गया हूँ, ठीक है। तो उसमें भी उन्होंने केमिकल्स के बारे में बताया है, केमिस्ट्री के बारे में बताया। नागार्जुन वॉज द ग्रेट केमिस्ट, ठीक है, या एल्केमिस्ट बोल सकते हैं। उस समय केमिस्ट्री को एल्केमिस्ट बोला जाता था और एल्केमिस्ट बोला जाता था जो केमिस्ट रहते थे उन लोगों को, ठीक है। तो वो एक एल्केमिस्ट थे। इवन दैट आपको एक चीज बता रहा हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, जो ऋषि थे, वो थे नागार्जुन, ठीक है। उन्होंने ही दिया था सबसे पहले। हालांकि उन्होंने उसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर नहीं दिया था, बट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एंशिएंट साइंटिस्ट हुए, आप एनसीईआरटी में पढ़िए, बहुत अच्छे से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं बेसिक बातें आपको बता दिया हिस्ट्री के बारे में कि यहाँ पे केमिस्ट्री की क्या हिस्ट्री है, कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। और उसके बाद लेवोजियर वगैरह आए, फिर उन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बात किया, ठीक है। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट ऑफ द केमिस्ट्री। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन क्या क्या है। भाई कुछ एप्लीकेशन भी होगा ना, ऐसी जबरन थोड़ी ना पढ़ लिए इसको हम लोग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, देखिए मोटी मोटी बातें बताता हूँ एप्लीकेशंस के बारे में। क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, सभी जगह पे केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर फिजिक्स वाले बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम दिए, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कि हर जगह पे है केमिस्ट्री का एप्लीकेशन। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे केमिस्ट्री का एप्लीकेशन ना हो। द फूड वी ईट, ठीक है, द कॉस्मेटिक्स वी यूज, ठीक है। अब उसके बाद कॉस्मेटिक में तो इतनी सारी चीजें आती हैं जिसका मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। गर्ल्स लोगों को ज्यादा पता होगा कॉस्मेटिक्स के बारे में, ठीक है। फूड के बारे में भी गर्ल्स लोग ही जानेंगे, बॉयज लोग तो कम जानते हैं, लेकिन फूड के बारे में फिर भी जानते हैं बॉयज लोग, ठीक है। तो जो फूड हम खाते हैं, फूड इंडस्ट्रीज में, उनके पैकिंग में, उनको बनाने में, उनको सिक्योर रखने में केमिस्ट्री का यूज किया जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री है वहां पे। इसके अलावा कॉस्मेटिक तो बता दिया, क्लॉथ इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद मेटलर्जी इंडस्ट्री, मेटलर्जी के लिए जो भी हमारे क्या बोलना चाहिए, स्टील प्लांट्स वगैरह हैं, वहां पे भी केमिस्ट्री। पावर प्लांट्स में भी केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल में जब हम आ जाते हैं, तो हमारे बॉडी में कौन कौन सा केमिकल है, किस केमिकल की कमी हो गई है, क्या हो गया है, उनको कैसे पूरा कर पाएंगे, उसके लिए क्या केमिस्ट्री। देखिए ये सब बायो में आता है, लेकिन केमिस्ट्री ही है, ठीक है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो भी आपको केमिस्ट्री करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री यहाँ पे मस्ट होता है, और बिना केमिस्ट्री के कोई डॉक्टर ही नहीं होती, ठीक है। तो जितने भी एंशिएंट टाइम में या इस टाइम पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनकी केमिस्ट्री की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, और उसी वजह से वो हमारे ब्लड में कौन से आयंस की कमी है, क्या देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी केमिस्ट्री का यूज है। तो ये सब एप्लीकेशन है जी हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। द थिंग्स दैट वी यूज, जैसे मैं यहाँ पे भी अगर मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो ब्लू कलर का इंक बना हुआ है, दैट इज रिजल्ट ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री की वजह से ही है, ठीक है। कुछ फिजिक्स भी है यहाँ पे, लेकिन जो इंक बना हुआ है वो केमिस्ट्री की वजह से है, ठीक है। तो द थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिलोंग्स टू द केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि केमिस्ट्री कहाँ पे है, आपको ये सोचना है कि कहाँ पे नहीं है, ठीक है। कहाँ पे नहीं है, आप मेरे कमेंट्स करके बताना कि कहाँ पे केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो एवरीवेयर केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, हर जगह पे है, हर जगह पे हम देख सकते हैं केमिस्ट्री का एप्लीकेशन हर जगह पे है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ ब्रांचेस कौन कौन से हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ब्रांचेस अभी हमको बेसिकली 3 ब्रांचेस ही पढ़ने हैं 11th-12th में। वो है इनऑर्गेनिक, ठीक है, सेकंड है ऑर्गेनिक, और थर्ड है फिजिकल। इसके अलावा 2 ब्रांचेस और याद कर लीजिएगा, ये मेन ब्रांचेस हैं,
ठीक है। फोर्थ है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी होता है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका फूड एनालिसिस केमिस्ट्री हो जाएगा, ड्रग एनालिसिस केमिस्ट्री हो जाएगा, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के मेन ब्रांचेस हैं। इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री आता है ना, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। और फिफ्थ यहाँ पे आप याद रखना बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये मेन ब्रांचेस हैं, इसके अलावा और भी ब्रांचेस होते हैं, तो ये मेन ब्रांचेस आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, साइंस क्या होता है देख लिया, केमिस्ट्री का डेफिनेशन देख लिया, हिस्ट्री केमिस्ट्री का जो हिस्ट्री है उसको देख लिया, एप्लीकेशन देख लिया एंड ब्रांचेस देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम इसकी स्टडी के मतलब जो मेन फीचर जो है केमिस्ट्री के, मैटर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब मेन हम यहाँ पे समझते हैं मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर, देखिए क्लास 9 में आपने मैटर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं बताऊंगा, ठीक है। कुछ मोटी मोटी बातें यहाँ पे से समझ लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें यहाँ पे से समझ लेते हैं कि क्या होता है, या डिटेल में ही देख लें, चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, फिर देखना भाई, ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो मैटर किसको बोलेंगे, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। आप ऑक्यूपाइज स्पेस भी देख लेना, बात तो एक ही है, जो स्पेस घेरेगा उसके पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो वो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ पे 3 स्टेट ऑफ मैटर, नॉर्मली देयर आर 3 स्टेट ऑफ द मैटर ऑन द अर्थ, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। लेकिन अगर आपसे, अभी आप क्लास 11 में आ गए हैं, अगर आपसे केमिस्ट्री में पूछा जाए कि कितने स्टेट होते हैं मैटर के, तो आपको 5 बताने हैं, ठीक है, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। लेकिन जो 4th और 5th स्टेट है वो एबनॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन होता तो है, ठीक है। तो आपको 5 स्टेट बताने हैं, और नॉर्मली देयर आर 3 स्टेट ऑफ द मैटर ऑन द अर्थ। तो कौन कौन से 3 स्टेट हैं, वो है सॉलिड, ठीक है, सेकेंड है लिक्विड, एंड थर्ड है गैस, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर आपको जानना है, इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी चलिए देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहले सॉलिड के बारे में ही देखते हैं, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड है डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है, शेप साइज एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड का डेफिनिट शेप साइज एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्यों होता है डेफिनिट शेप साइज एंड वॉल्यूम, क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बहुत क्लोज होते हैं पार्टिकल्स। अब क्लोज जब होंगे तो क्या होगा, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग intermolecular attraction force between particles, of solid, ठीक है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, सो दे आर रिजिड, और इसी की वजह से क्या होता है, हेंस सॉलिड्स आर रिजिड, हेंस सॉलिड्स आर रिजिड, ठीक है। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि बहुत क्लोज होते हैं ना पार्टिकल्स, और बहुत ज्यादा क्या होगा,
स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से ही सॉलिड क्या है, फ्लो नहीं करते, सॉलिड डज नॉट फ्लो। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्या, इसको थोड़ा मिटा देते हैं जी, ये ना गड़बड़ हो रहा है। हैंस सॉलिड्स डज नॉट फ्लो, यहाँ पे लिख देते हैं डज नॉट फ्लो। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसकी वजह से फ्लो नहीं होता, और पार्टिकल्स क्लोज क्लोज होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे लिख लो देयर इज वेरी लेस इंटर न्यूक्लियर, है ना, इंटर न्यूक्लियर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स of solid, hence solid does solids are rigid, ठीक है, hence solids are rigid। ठीक है, बहुत कम स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसकी वजह से सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। तो ये और भी पॉइंट्स आप बना सकते हैं, ठीक है, और भी पॉइंट्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, जैसे कि अब हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, शेप साइज वॉल्यूम फिक्स होता है देख लिया, सॉलिड फ्लो नहीं होता देख लिया, सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं ये देख लिया। अब यहाँ पे आप बना सकते हैं कि सॉलिड अगर रिजिड है तो वी कैन नॉट कंप्रेस द सॉलिड, ठीक है, तो सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है, एक पॉइंट वो बन सकता है। तो ऐसे करके, और आप यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा आप अगर आप सोचें ना कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं करके, तो आप यहाँ पे पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे और पॉइंट्स बनाना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप और पॉइंट बना लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि और आपने कौन कौन से पॉइंट्स बनाए हैं सॉलिड के लिए, ठीक है। देखिए, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में, ठीक है, इसकी वजह से मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक। सॉलिड हो गया, अब इसके बाद हम बात करेंगे लिक्विड के बारे में। देखिए, लिक्विड और गैस को समझने से पहले ना आप क्या समझना है, आपको फ्लूइड समझना है, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड समझो, FLUID, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है, द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज टेंडेंसी टू फ्लो इज फ्लूइड, ठीक है, तो उसको फ्लूइड बोलेंगे, आप इसको समझिए, है ना, स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो फ्लो कौन कौन कर सकता है, लिक्विड ही फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकता है, तो गैस एंड लिक्विड कम्स अंडर द फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड के अंडर आते हैं। अभी हम लोग इसको देखेंगे सेकेंड पार्ट जो है वो लिक्विड के बारे में, लिक्विड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि लिक्विड के पास फिक्स शेप साइज नहीं होता, लेकिन इसका जो वॉल्यूम क्या है वो फिक्स होता है, ठीक है। लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स शेप साइज, है ना, ठीक है, इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के शेप का हो जाता है, जिस कंटेनर में हम रखेंगे उसके शेप का हो जाएगा, लेकिन इसके पास वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। तो लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम, ठीक है, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेस होगा ना, इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनमें उनके बीच में जो स्पेस होगा दैट इज ग्रेटर देन या फिर लार्जर देन द सॉलिड, ठीक है, तो इंटर न्यूक्लियर स्पेस इज लार्जर देन सॉलिड, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर स्पेस बिटवीन particles of liquid is
larger than solids, hence liquids are slightly compressible. ठीक है, तो इंटर न्यूक्लियर स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज लार्जर देन द सॉलिड, हेंस लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल। क्योंकि यहाँ पे अब स्पेस अगर ज्यादा है, जैसे मैं यहाँ पे पार्टिकल्स बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा, अब इनके बीच स्पेस ज्यादा है तो हम इसको थोड़ा दबा के पास पास ला सकते हैं ना, तो स्लाइटली कंप्रेसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, दैट विल बी स्लाइटली लेस देन द सॉलिड, है ना। तो इसको लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, internuclear attraction force between particles of liquid is less than solid, hence liquid can flow. Liquid can flow. तो लिक्विड फ्लो क्यों हो सकता है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज लेस देन सॉलिड। अगर सॉलिड के जितना ही स्ट्रांग होता तो ये भी फ्लो नहीं कर पाता है ना, लेकिन सॉलिड से क्या है, कम है, इसकी वजह से क्या है कि ये फ्लो कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स का ही और स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स का ही खेल है। अगर स्पेस बहुत कम है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो सॉलिड होगा, है ना। स्पेस थोड़ा ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम है तो लिक्विड होगा। अगर स्पेस बहुत ज्यादा है और अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो गैस होगा। ठीक, ऐसे ही है, तो इसी को आपको समझना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लिक्विड स्टेट समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप गैसियस स्टेट के कैरेक्टर आप लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, ऐसे ही ओरली बोलूंगा, इसमें नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, गैसियस स्टेट के कैरेक्टर क्या हो जाएंगे कि गैस नाइदर हैव फिक्स वॉल्यूम नॉर शेप। ठीक है, शेप और साइज। ठीक है ना, गैस नाइदर हैव फिक्स वॉल्यूम नॉर शेप साइज। ठीक, ना तो उसका शेप साइज फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है, किसका, गैस का। तो रीजन क्या है उसका, तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि देयर इज लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस। ठीक, गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत स्पेस होता है। देयर इज अ लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस एंड हेंस गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। उसी की वजह से गैसेस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। थर्ड पॉइंट आप उसमें ये लिख लीजिए कि देयर इज अ वेरी small attraction force between the particle of gases. There is a very small attraction force between the particle of gases. ठीक, और उसी की वजह से जो गैस है ना हमको दिखाई नहीं देता, और जो अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है ना, उसकी वजह से पार्टिकल दूर दूर है बहुत ज्यादा। अब पार्टिकल दूर दूर हैं तो पार्टिकल अगर छोटे छोटे बहुत छोटे पार्टिकल हैं तो कैसे दिखाई देंगे? ठीक है, तो दिखाई नहीं देते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक चीज और आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि गैसेस कंप्लीटली फिल द कंटेनर। ठीक है, कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देते हो, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो पार्टिकल रैंडमली कहीं भी इधर उधर मूव करते रहते हैं, कोई अरेंजमेंट होता नहीं, इसलिए वो लोग कंटेनर को कंप्लीटली क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेल द स्टेट ऑफ मैटर विच कैन कंप्लीटली फिल द
कंटेनर, तो दैट इज गैसियस स्टेट, नॉट लिक्विड, ठीक है, गैसियस स्टेट, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। और आज हमने केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर लिया, तो ये पार्ट 1 था। इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे, ठीक है। आप वीडियो देखते रहिए, है ना। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इसके बाद हम इनके कि ये कैसे चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड में कैसे बनता है ना, लिक्विड गैस में कैसे बनता है, उनके बारे में हम इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन वगैरह कुछ कुछ दिया हुआ है उसके बारे में, लेकिन अभी थोड़ा इसके बारे में, इन मैटर के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।